हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधारित्र के इस पूरे लेसन का सबसे लास्ट टॉपिक वन डी ग्राफ जनरेटर। वन डी ग्राफ जनरेटर देखें, या इसी को हम बोलते हैं वन डी ग्राफ जनरेटर। तो 1931 ईस्वी में वन डी ग्राफ ने स्थिर वैद्युत की जनरेटर का किया, ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिसके द्वारा हम अति उच्च विभव को स्थापित कर सकते हैं या अति उच्च विभव प्राप्त कर पाते हैं। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर आगे हम समझेंगे। तो लिखें, वन डी ग्राफ ने सन 1931 में एक ऐसे स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की, जिसकी सहायता से अति उच्च विभव, क्वेश्चन लिख लें, 10⁶ कोट की, अति उच्च विभव ब्रैकेट में लिखे 10⁶ कोट की, क्वेश्चन बंद, प्राप्त की जा सकती है। अब है डालें सिद्धांत, यानी वन डी ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत लिखें। तो लिखें सिद्धांत में, वन डी ग्राफ जनरेटर दो सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर 1, किसी आवेशित चालक से आवेश का विसर्जन उस स्थान से सरलता पूर्वक होता है जो नुकीला होता है। जो नुकीला होता है। दूसरा नंबर लिखें, किसी गोलीय चालक के बाहरी पृष्ठ पर आवेश स्थिर होते हैं या एकत्रित होते हैं। अब देखो, इन दोनों सिद्धांतों को पहले हम समझ लेते हैं कि किसी भी आवेशित चालक में कोई ये चालक है, अगर हम इस पर आवेश इसको दे दें, इस चालक के उन स्थान से आवेश सरलता पूर्वक विसर्जित हो जाएंगे या निकल जाएंगे जिनका क्षेत्रफल कम हो या जो नुकीले होते हैं। यानी यहाँ पर देखें, ये कॉर्नर जो होते हैं ये नुकीले होते हैं। तो यहाँ से इन कॉर्नर के स्थान पे, नुकीले वाले स्थानों से, कोनों पर से आवेश का विसर्जन जो होता है वो बहुत सरलता पूर्वक होता है। क्यों होता है, उसका कारण क्या है? हम पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़े हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व Q बटे A, यानी यहां से देखें, ये क्षेत्रफल आवेश घनत्व जो होता है, क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी जिसका क्षेत्रफल कम रहेगा वहां पर आवेश घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। नुकीले स्थानों पर, या जो नुकीले वाले स्थान होते हैं, जैसे किसी भी कील की नोक है, ये नोक वाले स्थान का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। क्षेत्रफल कम होगा तो यहाँ पर आवेश घनत्व ज्यादा होगा। आवेश घनत्व ज्यादा होने का मतलब है
कम स्थान पर आवेश की संख्या अधिक है, और जब किसी भी कम क्षेत्रफल पर आवेश ज्यादा हो जाएंगे तो आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल अधिक लगेगा। उस प्रतिकर्षण बल के कारण ये आवेश सरलता पूर्वक क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यानी इस स्थानों पर, नुकीले वाले स्थानों पर आवेश जो है वो सरलता पूर्वक बाहर निकल जाता है। ठीक, यानी आवेश सबसे ज्यादा कहां से निकलते हैं, कॉर्नर से। प्रैक्टिकली आप लोग देखे होंगे फ्रिज पे, कूलर में किनारों पे जब हाथ छू जाता है तो करंट मार देता है, वो इसी के कारण होता है। अब देखिए दूसरा इसका जो सिद्धांत है कि किसी भी गोले के बाहरी सतह पर ही आवेश एकत्रित क्यों होते हैं। तो देखिए ये अगर कोई गोला है, ये गोले की भीतरी सतह है और ये बाहरी सतह है। भीतरी सतह की त्रिज्या ये मान लो स्मॉल आर है और बाहरी सतह की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो भीतरी सतह का विभव अगर लिखें, भीतरी पृष्ठ का विभव V=1/4πε0, मान लो आवेश Q है तो Q/R, ये यहाँ अंदर वाली सतह का हो गया V1। बाहर वाली सतह को अगर हम V2 लिखें 1/4πε0 Q/R। यहाँ से देखिए विभव जो है, यहाँ पर ये दूरी की क्या है, व्युत्क्रमानुपात, यानी जिसकी दूरी कम होगी उसका विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ये अंदर वाली त्रिज्या क्या है, कम होगी, यानी अंदर वाले पृष्ठ का विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। बाहर वाले की त्रिज्या अधिक है, इसलिए बाहर वाले का विभव क्या होगा, कम होगा। यानी अंदर वाले का विभव V1 ये ग्रेटर देन है किससे, V2 से। तो विभव यहाँ पर अगर ये अधिक है ये कम है, तो हमने आवेश संरक्षण आवेशों का पुनर्वितरण पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था कि धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्थानांतरित होता है। तो यहाँ पर इस पृष्ठ का विभव अधिक है, इस पृष्ठ का विभव कम है, इसलिए आवेश सदैव कहाँ पर जाएगा, बाहरी पृष्ठ पर, क्योंकि बाहरी पृष्ठ का विभव क्या होता है, भीतरी पृष्ठ से कम होता है। ये इसका दूसरा सिद्धांत हो गया। अब हम डालें इसी में रचना, रचना लिखें। देखिए रचना के लिए इसमें समझिए, ये वाइंडिंग ग्राफ जनरेटर का चित्र है, तो इसकी रचना कुछ इस प्रकार है। इसमें ए और बी ये दो दीवार होते हैं आचालक पदार्थ के, इसके ऊपर एक धातु का खोखला गोला, उल्टे आधा गोला, ये इस प्रकार से रखा रहता है। इस गोले को हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं यश। इसके और इसके बीच में दो घिरनी लगी रहती, पुल्ली लगी रहती, एक पुल्ली है P1 और दूसरी पुल्ली है P2। इन दोनों पुल्लियों पर एक रबड़ अथवा सिल्क का पट्टा या बेल्ट चढ़ा होता है। ये यहाँ पर रबड़ का या सिल्क का ये बेल्ट है। इस पुल्ली P1 को एक वाह्य वैद्युत मोटर से जोड़ दिया जाता है, जो मोटर इस पुल्ली P1 को क्या करती है, घुमाती है। यहाँ पर ये जो नुकीले टाइप तरह दो दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं कंघा। एक कंघा ये है C1 और ये दूसरा कंघा है ये C2। ये कंघा जो C1 है ये बाह्य वैद्युत स्रोत से जुड़ा होता है, बाहरी किसी वैद्युत स्रोत से जुड़ा होता है, जिससे हम आवेश यहाँ पर देते हैं। ये कंघा C2 इस गोले के बाहरी पृष्ठ से जुड़ा होता है, जिससे यहाँ पर आवेश क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। अब इसको पहले रचना में इसको लिख ले, तो लिखें रचना में, इसमें एक धातु का बड़ा गोला होता है, गोला S, धातु का बड़ा गोला S होता है, जो दो आचालक दीवारों A कैपिटल A व कैपिटल B पर टिका होता है। इसमें दो घिरनी P1, दो घिरनी एक का कहते हैं P1 व P2
लगी होती हैं, जिन पर रबड़ अथवा सिल्क की बेल्ट लगी होती है। घिरनी P1 के समीप या घिरनी P1 एक वैद्युत मोटर से बेल्ट द्वारा जुड़ी होती है। घिरनी P1 के समीप एक नुकीला कंघा C1 लगा होता है, जो बाह्य वैद्युत स्रोत से जुड़ा होता है। घिरनी P2 के समीप दूसरा कंघा C2 लगा होता है, जो खोखले गोले यश के बाहरी पृष्ठ से जुड़ा होता है। अब हम डालेंगे क्रिया विधि। तो देखिए क्रिया विधि में हम इसमें कहेंगे, ये हमारा कंघा जो C1 है, ये बाह्य वैद्युत स्रोत से जुड़ा होता है, जिसके कारण इस स्रोत से हम धन आवेश इस कंघे को देते हैं। कंघे का ये सिरा नुकीला होता है, यानी ये नुकीले टाइप का होता है। तो इस नुकीले सिरे से आवेश जो है सरलता पूर्वक क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यानी यहाँ से आवेश क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। जैसे ही आवेश बाहर निकलता है तो यहाँ पर रबड़ अथवा सिल्क की जो डोरी रहती है, ये आवेश इस सिल्क की डोरी पर आ जाते हैं। चूंकि रबड़ और सिल्क क्या है, अचालक पदार्थ हैं, इसलिए इसमें आवेश का स्थानांतरण नहीं होता, आवेश इसमें संचरित नहीं होते। तो ये रबड़ यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर ये रबड़ पर जब आवेश आ जाता है तो ये आवेश किसी दूसरे स्थान पर अपने से नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम करते क्या है, इस वैद्युत मोटर को चलाना प्रारंभ करते हैं। जब ये वैद्युत मोटर चलाना प्रारंभ करते हैं, ये घूमना प्रारंभ करता है, तो ये घिरनी भी घूमने लगती है, जिससे ये रबड़ क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। तो जब ये रबड़ ऊपर की ओर जाने लगता है तो इस रबड़ पे जो आवेश यहाँ से निकल के इस रबड़ पर आते हैं, वो आवेश भी ऊपर की ओर जाने लगते हैं। और जब ये आवेश इस रबड़ के द्वारा, इस रबड़ के साथ साथ ऊपर की ओर गति करते हैं, तो यहाँ पर ये कंघा, दूसरा कंघा जो C2 लगा होता है, जो चालक पर, तो इस कंघे C2 पर ये आ जाते हैं। कंघा C2 जो है हमारा इस गोले के बाह्य पृष्ठ से जुड़ा होता है, इसलिए ये आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर एकत्रित होने लगते हैं, आना प्रारंभ कर देते। धीरे ये क्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे यहाँ से आवेश लगातार निकलते रहते हैं और इस सिल्क की डोरी इस पे कंघे पे आते हैं और फिर यहाँ पर बाहरी पृष्ठ पर धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, एकत्रित होते चले जाते हैं। और यहाँ पर जब ढेर अधिक मात्रा में आवेश एकत्रित हो जाते हैं तो इसका विभव जो होता है वो बहुत उच्च हो जाता है। तो क्रिया विधि में लिखें, जब वैद्युत मोटर को घुमाना प्रारंभ करते हैं तो बाह्य वैद्युत स्रोत से जुड़े कंघे
बाह्य वैद्युत स्रोत से जुड़े कंघे C1 से आवेश रबड़ की डोरी पर आ जाते हैं। रबड़ की डोरी ऊपर की ओर गतिशील होती है, जिसकी सहायता से आवेश भी ऊपर की ओर चलकर कंघा C2 पर पहुंच जाते हैं। कंघा C2 गोले के बाह्य पृष्ठ से जुड़ा होता है, जिससे आवेश गोले के बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित होने लगते हैं। बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित होने लगते हैं, जिससे गोले के बाहरी पृष्ठ का विभव बहुत उच्च हो जाता है। तो ये हेडिंग आपकी हो गई। ये फिगर आप इसमें बना लेंगे, ये फिगर आप बना लेंगे। अब इसके सबसे अंतिम लिख ले, संधारित्र जो हम लेसन पढ़ रहे थे उसका उपयोग, संधारित्र का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालें संधारित्र का उपयोग। अगली हेडिंग आप लिखें संधारित्र का उपयोग। इसमें नंबर 1 लिखें संधारित्रों का उपयोग आवेशों के संचय में किया जाता है। दूसरा नंबर लिखें संधारित्रों का उपयोग ऊर्जा संचय में भी किया जाता है। तीसरा नंबर लिखें संधारित्र का उपयोग वैद्युत उपकरणों में किया जाता है। अगला नंबर लिखें संधारित्रों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में किया जाता है। अब यहां पर देखें जो हमने कहा संधारित्र जो वैद्युत परिपथों, तो कुछ पे हम आपको उदाहरण के लिए समझा रहे हैं कि कहां पर इसका यूज किया जाता है। जैसे हमारे घरों में जो पंखे लगे होते हैं, पंखों में संधारित्र का उपयोग किया जाता है, जिसको वहां पर हम कैपेसिटर को वहां पर कंडेंसर भी कहा जाता है कि कंडेंसर।
तो पंखे में छोटा सा कंडेंसर लगा रहता है जिसको कैपेसिटर कहते हैं, वो संधारित्र है। अब वो पंखे में लगाया क्यों जाता है, उसका कारण क्या है? हमारा पंखा जब हम स्विच को ऑन करते हैं या कोई भी विद्युत मोटर में ये संधारित्र हमेशा लगा रहता है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो वो घूमना प्रारंभ करता है और पहले वो विरामावस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है गति की अवस्था में आता है। तो विराम अवस्था से गति की अवस्था में आने पे अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन होने के कारण वो जड़त्व उत्पन्न होता है। उस जड़त्व के लिए उसको अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है या अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता होती है घूमना प्रारंभ करने के लिए। वो अतिरिक्त शक्ति जो होती है वो उसको संधारित्र देता है, क्योंकि संधारित्र जो है बहुत कम समय में, 1 सेकंड से कम समय में ही वो चार्ज हो जाता है। यानी उसको चार्ज करने के लिए बहुत कम समय चाहिए, वो भी 1 सेकंड से कम। जैसे हमारे घर में बैटरी होती है, बैटरी को हम चार्ज करके अगर पावर लेना चाहते हैं तो बैटरी को चार्ज करने में हमको कई घंटे लगते हैं। देखिए, संधारित्र एक ऐसा वैद्युत उपकरण है जिसको चार्ज करने में बहुत कम समय लगता है। तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो पंखे में लगा संधारित्र चार्ज हो जाता है और वो चार्ज हो करके अपनी ऊर्जा पंखों को देता है गति प्रारंभ करने के लिए, और फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है और फिर अपनी ऊर्जा लगातार इसी प्रकार से लेता है। यानी बहुत कम सेकंड में चार्ज होकर पंखे को दे देता है और फिर पंखा संधारित्र द्वारा मिलने वाले यानी कंडेंसर या कैपेसिटर द्वारा मिलने वाले अतिरिक्त शक्ति के कारण घूमना प्रारंभ कर देता है। कुछ लोगों के यहाँ पे आप देखे होंगे जनरली स्विच ऑन करने पर पंखा नहीं चलता, तो वो लोग कहते हैं कंडेंसर वीक है। वीक मतलब कंडेंसर यानी उसका जो कैपेसिटर है वो वीक हो गया है, जिसलिए वह कंडेंसर उतनी पावर नहीं दे पा रहा है कि पंखा घूमना प्रारंभ कर दे। तो वो लोग डंडे की सहायता से पंखे को घुमा देते हैं। जब पंखे को घुमा देते हैं एक बार तो फिर वो पंखा चलने लगता है। यानी जो पावर कंडेंसर को देना चाहिए था पंखे को घूमना प्रारंभ करने के लिए, वो पावर डंडे की सहायता से दिया जाता है। डंडा मार दिया जाता है, डंडे से पंखे को घुमा दिया जाता है और वो पंखा फिर क्या होता है, घूमने लगता है। यानी कंडेंसर जो होता है उसको रनिंग में यानी स्टार्ट करने के लिए अतिरिक्त पावर जो चाहिए वही वो उसको क्या करता है, सप्लाई करता है। तो यही सब यूज होते हैं कंडेंसर के। तो ये लेसन आपका पूर्णतः समाप्त हुआ। अब आपको जो सवाल पूछने होंगे वो आप भेज देंगे या कल इस पर हम सवाल पर बात करेंगे।